पूरे पृथ्वी में हर 3 में से एक इंसान रात में ठीक तरह से सो नहीं पाते। वो लोग धीरे धीरे इंसोम्निया का शिकार बन जाते हैं। अगर हर रात ऐसा ही चलता रहा तो इनमें से 95% लोग 18 डेज के अंदर ही गुजर जाते हैं। और जो इंसान इस लिमिट को पार कर जाते हैं उसे किसी डॉक्टर की नहीं, किसी दवाई की नहीं, उसे जरूरत होती है किसी प्रीस्ट की। हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं उसके स्टार्टिंग्स के कुछ लाइन्स है ये। असल में ये फिल्म एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसे नींद नहीं आती, लेकिन क्या सच में उसे किसी प्रीस्ट की जरूरत है? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अवोकन फिल्म के बारे में जो 2019 में रिलीज हुई थी। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर हॉरर फिल्म है डायरेक्टेड बाय डैनियल जे फिलिप्स। और इस फिल्म के लीड रोल्स में हम देख पाएंगे सारा वेस्ट, बेंसन जैक एंथनी एंड एरिक जॉनसन जैसे एक्टर्स को। फिल्म के स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसे एक आदमी मॉलेस्ट कर रहा था। उसे एक दूसरे कमरे से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है तो ये आदमी जाता है उस बच्चे को चुप कराने। रूम में जाते ही हम देखते हैं वो बच्चा ग्रोडी एक किताब के पन्ने को फाड़ रहा था। अचानक से लाइट ऑफ हो जाता है और इसी बीच ये बच्चा कमरे के दूसरी तरफ पहुंच चुका था। देखने से ही पता चल रहा था दिस चाइल्ड इज पोजेस्ड। इस बच्चे के अंदर किसी शैतान का वास है। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थी और वो एक अजीब सी लैंग्वेज में कुछ विस्पर भी कर रहा था। यह आदमी डर के मारे उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसे वो विस्परिंग सुनाई देती है उसके हाथ से गन नीचे गिर जाती है और अभी वो किसी और के वश में था। इसके बाद उसके साथ क्या होता है हमें नहीं पता चलता। कमरे के बाहर से हमें सिर्फ एक बहुत ही डरावनी हंसी सुनाई देती है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। अगले सीन में हम मिलते हैं कार्ला से। वो एक मेडिकल स्टूडेंट है और उसके क्लास में प्रोफेसर रॉबर्ट मतलब रॉब एफएफआई के बारे में पढ़ा रहे थे, फैटल फैमिलियल इंसोम्निया। इस बीमारी में लोग सो नहीं पाते, मरते दम तक वो लोग जगे रहते हैं। इसकी वजह से उनके शारीरिक और मानसिक स्थिति में काफी सारे बदलाव आने लगते हैं। वो लोग हेलुसिनेट करने लगते हैं। नींद के बिना उनके शरीर में कोई भी सिस्टम ठीक तरह से काम ही नहीं कर पाता और ग्रेजुअली वो लोग बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं। प्रोफेसर उन्हें एक एग्जाम्पल भी देते हैं। ये आदमी 30 दिनों तक नहीं सोया था। फाइनली उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया और वो पागल हो गया और अपनी ही बीवी और बेटे का खून कर दिया। कई सारे लोगों का मानना है ये कोई बीमारी नहीं है, ये लोग असल में शैतान द्वारा पोसेस्ड रहते हैं, लेकिन प्रोफेसर रॉब ऐसा नहीं मानते। उनके मुताबिक ये भी एक स्लीप डिसऑर्डर ही है। हाँ, रियर है मगर इनक्योरेबल नहीं है। अब इस बीमारी के बारे में काले से ज्यादा और किसको पता हो सकता है। उसकी माँ की जान इसी बीमारी में गई थी और अभी उसका भाई ब्लेक भी सेम दौर से गुजर रहा है। इसी इंस्टीट्यूट में उसका इलाज चल रहा है, लेकिन डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। जितना हो सकता है उन्होंने किया। अभी ब्लेक शायद और कुछ ही दिन का मेहमान है। इस वक्त उसे घर ले जाना ही बेहतर होगा। लेकिन कार्ला वो इतनी जल्दी कैसे हार मान सकती है? ब्लेक के बिना उसका और है ही कौन? उसे पता है मेक्सिको में ऐसे एक पेशेंट के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया था जिससे वो पूरे 1 घंटे के लिए सो पाया, लेकिन यहाँ पर ऐसे एक्सपेरिमेंट इलीगल है। तो डॉक्टर्स तो उसकी बात नहीं मानते, तो वो प्रोफेसर रॉबर्ट से बात करती हैं और वो कार्ला को एक काफी प्रॉमिसिंग ऑफर देते हैं। असल में ये जो रॉब है ये कार्ला के पिता विलियम का दोस्त था और कलीग भी। विलियम खुद भी एक जाने माने साइकियाट्रिस्ट हुआ करते थे, तो उन्हें जब बताया गया उनकी पत्नी सैरा के पास ज्यादा वक्त नहीं है तो उन्होंने रॉब के साथ मिलकर उसे एक दूसरे फैसिलिटी में ट्रांसफर किया, क्योंकि उन्हें इस बीमारी के ऊपर रिसर्च करना था। कई सारे ड्रग्स थे, मेथड्स थे जो एक्सपेरिमेंट करना था और ये जगह इसी इंस्टीट्यूट के एक अबांडन्ड बेसमेंट है। अभी विलियम तो नहीं है मगर रॉब अभी भी उस रिसर्च को कंटिन्यू कर रहा है। इस फैसिलिटी में अभी भी 2 पेशेंट्स है जो लोग बिल्कुल ब्लेक की तरह ही है। तो अगर ब्लेक को वहां पर ले जाया जाए तो वो लोग उस मैक्सिकन मेथड को भी ट्राई कर सकते हैं। ब्लेक के लिए ये एक डू और डाई सिचुएशन था। इतने दिनों में कार्ला ने बहुत सारी किताब पढ़ी है, बहुत सारे रिसर्च के बारे में पता किया है, लेकिन अभी तक उसे कोई भी फ्रूटफुल वे आउट नहीं मिला। हमें उसके पास एक किताब दिखती है जो फैटल फैमिलियल इंसोम्निया के ऊपर लिखा था और इसका राइटर है कार्ला के पिता विलियम। इसके अंदर हमें एक पेपर कटिंग भी दिखता है जिससे हमें पता चलता है कार्ला के पेरेंट्स की डेथ एबनॉर्मल है। लोग कहते हैं विलियम ने अपने पत्नी का खून किया और उसके बाद खुद ही सुसाइड कर लिया। इस हादसे का गहरा असर इन दोनों सिबलिंग्स के ऊपर भी पड़ा था। शायद इसीलिए ब्लेक आज इतना ज्यादा वीक हो चुका है कि इस बीमारी को फाइट करने की ताकत भी उसमें नहीं बची। बहुत सोचने के बाद कार्ला अपने दोस्त एलिस के साथ मिलकर ये डिसाइड करती है वो ये रिस्क लेगी। वो ब्लेक को लेने हॉस्पिटल जा पहुंचती है तो उसे वहां पर ऐसा लगता है कि शायद ब्लेक किसी से बात कर रहा है। किसी और की आवाज भी सुनाई दे रही थी उसे, मगर अंदर जाने पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। उसी रात कार्ला, एलिस और रॉब मिलकर ब्लेक को उस बेसमेंट में शिफ्ट करते हैं। इस मिशन में उनका साथ दे रहा है पैट्रिक।
यानी कि पैट, जो ब्लेक का दोस्त है और कार्ला का एक्स बॉयफ्रेंड। मेन बिल्डिंग से गुजरते हुए एक लिफ्ट के जरिए वो लोग पहुंच जाते हैं उस बेसमेंट में जहां कभी कार्ला की माँ का इलाज हुआ करता था। वहां पर पहुंचकर पता चलता है सच में ये जगह वेल फैसिलिटेटेड है। एक छोटी सी लैब है, कई तरह के ड्रग्स मतलब मेडिसिन है, रिसर्च पेपर्स, बुक्स, डॉक्यूमेंट सब कुछ है। पेशेंट के लिए स्लीपिंग चेम्बर को एक वन वे स्क्रीन से कवर किया गया था जिससे उन पर 24 आवर्स नजर रखा जा सके। अंदर माइक्रोफोन्स भी लगाए गए थे और यहाँ पर वो लोग अपनी तरह से किसी रोक टोक के बिना ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। ब्लेक को उसके सामान के साथ रूम के अंदर पहुंचाकर रॉब निकल जाता है अपने काम में और बाकी के तीनों लोग आज से यहीं पर रुकने वाले हैं। यहाँ पर और भी 2 पेशेंट्स हैं, एंजेला और क्रिस। ये दोनों भी स्लीपिंग डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं, तो आज से ब्लेक के साथ साथ इन दोनों का भी ख्याल रखना है उन्हें। तो एलिस और कार्ला कुछ केस स्टडीज पढ़ने लगते हैं और पैट पेशेंट्स के साथ बातचीत कर रहा था, लेकिन उनमें से कोई भी नोटिस ही नहीं करते कि ब्लेक उनके बीच होकर भी वहां पर नहीं था। उसके लिए सबकी आवाज फेड होने लगी थी और उसकी आंखें धीरे धीरे बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। अगले सीन में हमें कार्ला और एलिस दिखाई देती है। वो लोग कुछ रिसर्च पेपर स्टडी कर रहे थे। रात बहुत हो चुकी थी तो एलिस वहां पर ही सो गई थी, लेकिन कार्ला को नींद नहीं आ रही थी। आसपास कहीं से उसे हवा चलने की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन ये जगह तो सील्ड है, ऐसी आवाज कहाँ से आ सकती है। कार्ला चेक करती है तो उसे एक बुक शेल्फ के पीछे एक होल दिखाई देता है। कार्ला एलिस को बुलाती है और दोनों मिलकर उस शेल्फ को वहां से हटाने के बाद उन्हें वहां पर एक बॉक्स मिलता है। इसके अंदर एक कैमरा, एक डायरी और कुछ टेप्स थे और इन टेप्स पर विलियम का नाम लिखा हुआ था। एलिस उस डायरी को पढ़ने लगती है जो किसी फादर फ्रांसिस का है। इस डायरी में बहुत कुछ लिखा हुआ था, अजीब से स्केचेस बने हुए थे। ओवरऑल ये डायरी काफी क्रिप्टी था। कार्ला एक टेप को प्ले करती है और उसमें उसे विलियम दिखाई देता है जो अपने रिसर्च के बारे में बता रहे थे। विलियम कहते हैं उन्होंने अपने पत्नी सैरा को यहाँ पर लाए हैं जिससे वो और भी 2 पेशेंट्स के साथ उस पर कुछ मेडिकेशन टेस्ट कर सके, नहीं तो सैरा जो एक FFI के मरीज है वो जिंदा नहीं रह सकती। इसी फुटेजेस में कार्ला को अपने पिता के साथ प्रोफेसर रॉबर्ट भी दिखाई देते हैं और एक प्रेस भी जिसका नाम है फादर फ्रांसिस, मतलब ये डायरी उन्हीं की है। हमें पता चलता है उन लोगों ने इन 3 पेशेंट्स के ऊपर ही न्यू मेडिकेशन अप्लाई किया है। उनकी अग्रेसिवनेस कुछ कम तो हुई है, मगर नींद वो अभी तक किसी को भी नहीं आई। फ्रांसिस के यहाँ पर आने से रॉबर्ट को कुछ इरिटेशन हो रहा था क्योंकि उनका मानना था साइंस और रिलीजन एक दूसरे के खिलाफ है, लेकिन फ्रांसिस विलियम और सैरा दोनों का ही दोस्त है, तो इस रिसर्च में वो भी मदद करना चाहता है। वो सैरा से मिलने अंदर जाते हैं। उनमें क्या बात होती है वो तो हमें सुनाई नहीं देती, लेकिन वो काफी घबरा गए थे। वो लिटरली भागकर बेसमेंट से निकल जाते हैं और जाने से पहले कह जाते हैं कि सैरा किसी और की आवाज में बात कर रही थी। इट्स नॉट नॉर्मल। रॉब तो उसके एक भी बातों पर बिलीव ही नहीं करते हैं, लेकिन उसके पीछे हम सैरा को देख पाते हैं जो एक कोने में खड़े होके जैसे रॉब को ही घूर रही थी। उसके एटीट्यूड और देखने का तरीका बिल्कुल भी नेचुरल नहीं था। ये टेप यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। कार्ला समझ नहीं पा रही थी इन चीजों का यहाँ पर ऐसे छुपाने का क्या मतलब है। उसे रॉब से बात करनी होगी, लेकिन एलिस उसे रोकती है। वो कहती है पहले हमें सारी डिटेल्स कलेक्ट कर लेनी चाहिए, क्या पता बाद में हमें ये मौका मिले या ना मिले। मतलब isn't it strange? रॉब को पता था उन लोगों ने इस रिसर्च को रिकॉर्ड किया था जिसमें विलियम और सैरा दोनों ही इन्वॉल्व थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कार्ला का कुछ नहीं बताया। उसी वक्त उन्हें बाहर किसी की फुटस्टेप सुनाई देती है तो वो लोग जल्दी से इन चीजों को छुपा देते हैं, मगर ये तो पैट था। उस डायरी को पढ़ने के बहाने उन दोनों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़कर एलिस अपने रूम में चली जाती है, लेकिन कार्ला पैट से कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। वो ब्लेक को चेक करने उसके रूम में जाती है तो पाती है कि ब्लेक एक किताब के पन्ने को फाड़ रहा था और उसके इस एक्शन का रिएक्शन जैसे एंजेला दे रही थी उसे दोहरे पड़ रहे थे। कार्ला ब्लेक को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फाइनली जब वो रुकता है तो उसके रुकने के साथ साथ ही एंजेला भी नॉर्मल हो जाती है। कार्ला को कुछ समझ ही नहीं आ रही थी ये सब क्या हो रहा है। ब्लेक को पता ही नहीं चला कब उसने इतने सारे पन्ने फाड़ डाले और वो भी बाइबल से। लेकिन यहाँ पर आने के बाद से ही ब्लेक में काफी सुधार नजर आ रहे थे। शायद ये मेडिसिन अच्छा काम कर रहा था। पहले से वो ज्यादा हेल्दी दिखाई दे रहा था और वो खुद भी काफी बेहतर फील कर रहा था, लेकिन उसके आसपास के लोग जैसे एंजेला फ्रीक आउट करने लगी थी। एक बार तो वो कार्ला से कहती है ये ब्लेक हर वक्त किसी से बात करता रहता है जबकि वहां पर कोई नहीं होता। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, रो रही थी और वो बार बार कार्ला को उसे यहाँ से बाहर निकालने के लिए रिक्वेस्ट भी करती है, नहीं तो वो उसे मार डालेगा। वो कौन?
कार्ला उसे शांत करने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो तो जैसे पागल हो चुकी थी। इतना सब कुछ हो गया, पैट स्क्रीन के उस पार ही था, लेकिन उसे तो जैसे कुछ दिखाई नहीं दिया। मतलब ये सब कुछ सिर्फ कार्ला ही एक्सपीरियंस कर रही थी। उस दिन वो एलिस के साथ मिलकर फिर से एक टेप देखती है। विलियम, रॉब और फ्रांसिस किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे। फ्रांसिस बार बार कह रहे थे ये जो कुछ भी हो रहा है इट्स नॉट नॉर्मल। सैरा फ्रांसिस को पहचान नहीं पा रही थी। उसे देखकर, उसकी आंखें देखकर फ्रांसिस को डर लग रहा था, और वो क्या बिड़बिड़ा रही है किसी को समझ ही नहीं आ रही थी। उन्होंने इस बारे में अपने सुपीरियर से बात किया है और सभी का मानना है सैरा कोई बीमार नहीं है, वो पोजेस्ड है। रॉब तो इस बात को हंसी में ही उड़ा देते हैं, मगर तभी लाइट फ्लिकर करने लगता है और अचानक से ही सैरा रॉब के पीछे आ जाती है। इस सीन को देखकर क्लेयर और एलिस इतना चौंक गए थे कि वो लोग समझ ही नहीं पाए उन्होंने क्या देखा। उन लोगों ने फिर से उस पोर्शन को रिप्ले किया, मगर तब सैरा वहां पर नहीं थी। दूसरे टेप में हम फिर से विलियम से मिलते हैं, जो कह रहे थे कि आज 8th डे है। 2 पेशेंट्स बहुत ज्यादा पैरानॉइड हो रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं, शायद उनके सिडेटिव्स और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। लेकिन सैरा वो बिल्कुल चुपचाप बैठी थी, बिल्कुल शांत, और अचानक से ही वो किताब से पन्ने फाड़ने लगती है, ठीक ब्लेक की तरह और फिल्म के स्टार्टिंग में उस बच्चे ग्रोडी की तरह। और उसकी आंखें भी बदल चुकी थी। ब्लेक को दवाई देने का वक्त हो चुका था, तो क्लियर अपने भाई के पास जाती है, मगर बाहर से ही उसे सुनाई देती है ब्लेक कुछ विस्पर कर रहा है। और एंजेला वो फिर से एग्रेसिवली बिहेव करने लगी थी, और बस कुछ ही पल के अंदर क्लियर कुछ समझ पाई इससे पहले ही एंजेला सुसाइड कर लेती है। हम ब्लेक को भी देखते हैं, वो बिल्कुल शांत होकर बैठा है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इनफैक्ट वो काफी खुश दिखाई दे रहा था, उसके फेस पर एक सेटिस्फैक्टरी स्माइल था। कार्ला को ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि उसके सामने ही ये सब कुछ क्यों हो रहा था, क्यों, और किसी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। कहीं ना कहीं उसे भी पता चल रहा था ब्लेक के साथ कुछ एबनॉर्मल तो हो रहा है। जाने अनजाना में उसने ही एंजेला को सुसाइड करने पे मजबूर किया है, मगर रॉब उसके बातों पर बिलीव नहीं करता। वो डिसाइड करता है एंजेला के घर में खबर करने के बाद वो लोग क्रिस और ब्लेक को कहीं और शिफ्ट कर देंगे। लेकिन वो लोग यहाँ से निकलेंगे कैसे? लिफ्ट तो बंद हो चुकी थी और यहाँ पर कोई भी सीढ़ी नहीं थी। हाँ, एक फोन जरूर था जिससे जॉब इंस्टीट्यूट में कॉल करके उन्हें बाहर निकालने के लिए कहता है, मगर वो भी कल सुबह से पहले पॉसिबल नहीं था। मतलब वो लोग आज रात के लिए यहाँ पर ही फंस चुके हैं। अभी समय मिला है तो उसे यूज करने में ही भलाई है। तो एलिस जाती है उस डायरी को कंप्लीट करने और क्लियर जाती है अपने भाई को इंजेक्शन देने। वहां पर दोनों भाई बहन में आपस में कुछ हैप्पी मेमोरीज को शेयर करने वाली बात होती है, लेकिन अचानक से ही ब्लेक क्लियर को चोक करने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें भी ठीक उसी तरह से मार डालूंगा जिस तरह से तुम्हारी माँ को मारा था। क्लियर वहां से भाग तो निकलती है, मगर ये सब कुछ देखकर उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। तो वो पैट के साथ इस बारे में डिस्कस करती है, उसे वो टेप्स भी दिखाती है और इस बार दोनों मिलकर एक नई टेप भी देखते हैं। इसमें विलियम अपने पेशेंट्स की इंटरव्यू ले रहे थे। पहले जो 2 पेशेंट से बात होती है वो दोनों बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे। एक तो सिर्फ चिल्ला रहा था और एक सिर्फ हंस रही थी। लास्ट में बात होती है सैरा से। इन तीनों में अगर कोई सेन दिखाई दे रही थी तो वो है सैरा, लेकिन उसकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो पहेलियों में बात कर रही थी। सिर्फ एक ही वर्ड हमें क्लियरली सुनाई देता है, वो है ईडीमू। नेक्स्ट सीन में हम फिर से विलियम को देखते हैं। वो काफी परेशान दिखाई दे रहा है। बहुत दिन हो चुके हैं मगर कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। अचानक से उसके बिल्कुल सामने आ जाती है सैरा। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। भले ही वो स्क्रीन को इस बार थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो इस बार भी क्लियरली देख पा रही है। विलियम जल्दी से फ्रांसिस को बुलाने जाता है और जब सभी लोग कमरे में वापस आते हैं तो कमरे की हालत ही बदल चुकी थी। पूरे स्क्रीन को होली बाइबल के पेजेस और खून से कवर किया गया था और अंदर से सिर्फ रोनी की आवाज आ रही थी। विलियम, फ्रांसिस, रॉब, किसी को भी अंदर क्या हो रहा था पता नहीं चल रहा था, मगर फ्रांसिस सैरा को इसी वक्त बाहर निकालने के लिए कहता है। इतना कुछ देखने के बाद भी रॉब को लग रहा था सैरा को किसी प्रिस्ट के नहीं दवाई की जरूरत है, नींद की जरूरत है, जिसके जवाब में कोई कहता है सैरा को अभी से और कभी भी नींद की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये किसने कहा किसी को भी पता नहीं चल पाया, क्योंकि स्क्रीन ब्लैक हो चुका था, सिर्फ ऑडियो प्ले हो रहा था। बहुत धीरे से कोई कुछ कह रहा था। फुल वॉल्यूम में क्लियर और पैट उसे सुनने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर ये लैंग्वेज अननोन था। इस आवाज को सुनते समय वो लोग भी जैसे हिप्नोटाइज्ड हो रहे थे। लेकिन तभी वहां पर आ जाती है एलिस और उसके बुलाने पर उनका होश भी लौट आता है।
एलिस ने फ्रांसिस की डायरी कंप्लीट कर चुकी थी और उसे जो पता चला है वो ये है, फ्रांसिस का मानना था सैरा को किसी शैतान ने पोजेस किया था। जो लोग ज्यादा देर तक जगे रहते हैं ये शैतान उन्हें ही पोजेस करता है और डेमोनिक विस्परिंग्स की मदद से इनोसेंट लोगों को सुसाइड करने पे मजबूर कर देता है। ऐसे इनोसेंट सोल्स को कंज्यूम करते करते एक ऐसा वक्त आएगा जब उसे और किसी इंसानी शरीर की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली, वो फ्री हो जाएगा। इस डायरी में और भी कई सारे डिटेल्स है, सिंबल्स, सिम्टम्स, जिसे एलिस कन्विंस्ड हो चुकी थी कि फ्रांसिस बिल्कुल सही है, सैरा सच में पोजेस्ड थी और अभी शायद ब्लेक भी पोजेस्ड हो चुका है। उसे कोई भी मेडिसिन ठीक नहीं कर सकता, उसे एक्सोर्सिज्म की जरूरत है, जिसका तरीका भी इसी डायरी में लिखा हुआ है। ये बात तो बिल्कुल सच है कि उस टेप्स में जो भी कुछ दिखा गया था वो सब कुछ मीनिंगफुल नहीं था, मगर एक्सोर्सिज्म पैट तो मानने के लिए राजी ही नहीं हो रहा था। तो एलिस गुस्से में उठकर चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद उन्हें एहसास होता है उसके बातों में कुछ तो दम है। तो वो लोग खुद उस डायरी को पढ़ने लगते हैं और उन टेप्स को भी चला कर देखते हैं, लेकिन यही लास्ट टेप था। तो लास्ट में क्या हुआ उन्हें कैसे पता चलेगा? पैट के कहने पर कार्ला उस कैमरा को चेक करती है और उससे उसके अंदर से एक टेप मिलता है। दूसरी तरफ हमें एलिस दिखाई देती है जो अपने कमरे में अकेली बैठी थी और उसे ईयर डॉग के अंदर से एक आवाज सुनाई देती है। तो वो ठीक तरह से सुनने के लिए उस ईयर डॉग का ढक्कन हटाती है और असल में ये ईयर डॉग पेशेंट केबिन से कनेक्टेड था और ये विस्परिंग्स ब्लेक कर रहा था। उधर क्लेयर और पैट इस टेप को प्ले करते हैं और उन्हें विलियम की लास्ट कन्फेशन मिलती है। वो अपने बच्चों से माफी मांगते हैं और फ्रांसिस के साथ सैरा की एक्सोर्सिज्म करने जाते हैं। पूरे कमरे में सैरा बिल्कुल अकेली थी, बाकी दो पेशेंट्स जैसे हवा में गायब हो गए थे, लेकिन सैरा खून से लथपथ थी। उसके हाथ में एक चाकू भी था और वो काफी डरावनी लग रही थी। तो हो सकता है उसने उन दोनों को मार डाला है। फ्रांसिस एक्सोर्सिज्म शुरू करते हैं, मगर सैरा एक अलग आवाज में उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहती है। रॉब भी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर वो लोग नहीं मानते। तो सैरा उन पर हमला कर देती और कैमरा ग्लिच करने लगती है। कुछ समय बाद हमें फ्रांसिस दिखाई देता है फिर से और उसके पीछे रॉब भी, जो इन्फॉर्म करता है विलियम मर चुका है और उन्हें भी यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। वो कह तो रहा था, मगर उसके आवाज में कोई डर, कोई टेंशन कुछ भी नहीं था। वो काफी रिलैक्स तरीके से बात कर रहा था। लेकिन जैसे ही फ्रांसिस उसे कहता है उन्हें रिकॉर्ड कंप्लीट करना चाहिए, इसे चर्च में दिखाने से उन्हें जरूर मदद मिलेगी, तो अचानक से ही रॉब उस पर हमला कर देता है और कहता है तुम्हारे वजह से सब कुछ खत्म हो गया। वो फ्रांसिस को मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फ्रांसिस किसी तरह से रिकॉर्डिंग्स को छुपा देता है और ऑन कैमरा बिल्कुल क्लियरली कहता है इन सब मौतों के लिए सिर्फ और सिर्फ रॉब ही जिम्मेदार है। स्क्रीन ब्लैक तो हो चुका था, मगर चिल्लाने की आवाज जरूर आ रही थी। वी कैन अज्यूम फ्रांसिस को शायद रॉब ने ही मार डाला। इस सीन को देखकर कार्ला और पैट सब कुछ बहुत क्लियरली समझ चुके थे। वो दोनों निकले एलिस को ढूंढने, लेकिन अचानक से ही करंट ऑफ हो जाता है और एलिस उन पर हमला कर देती है। असल में एलिस पोसेस्ड हो चुकी थी। उसे जब विस्परिंग सुनाई दे रही थी उसी के वजह से वो उस शैतान के वश में आ गई थी। उसके आंखों से खून बह रहा था और अपने दोस्त के सामने ही वो करंट की तार अपने मुंह के अंदर डाल देती है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। मतलब इस शैतान ईडीमू ने एलिस की आत्मा को भी कंज्यूम कर लिया था। सिचुएशन हाथ से बाहर निकल चुकी थी। पैट जल्दी से उस फोन से इंस्टीट्यूट में कॉल करने के लिए भागता है, मगर इसमें तो डायल टोन ही नहीं आ रहा था। इनफैक्ट ये फोन सिर्फ शो अप करने के लिए ही था। मतलब रॉब ने किसी को भी बताया ही नहीं वो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। कोई भी उन्हें रेस्क्यू करने नहीं आने वाला, क्योंकि रॉब कभी चाहता ही नहीं था ये लोग यहाँ से निकले। वो तो इन लोगों को यहाँ पर लाए ही था बलि चढ़ाने के लिए, लेकिन उन्हें तो अपने आप को बचाना ही होगा। तो वो लोग ब्लेक को ढूंढने जाते हैं, मगर उन्हें ब्लेक नहीं मिलता। मिलती है तो सिर्फ क्रिस की लाश। उसके आंखों से भी खून बह रहा था और हो सकता है उसे भी ईडीमू ने विस्परिंग्स की मदद से ही वश में कर लिया था। इतने दिनों से वो हमेशा से हेडफोन्स लगाकर रखता था, लेकिन लास्ट टाइम जब ब्लेक विस्पर कर रहा था तो उसके फोन का चार्ज खत्म हो गया था और वो भी उस पॉइजनस विस्परिंग को सुन पाया था। तो अभी सिर्फ कार्ला और पैट ही जिंदा थे और शायद ब्लैक भी। पैट कार्ला को लेकर निकलना चाहता था, मगर कार्ला अपने भाई के बिना नहीं जाएगी। कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद उन्हें ब्लेक दिखाई देता है, मगर वो शायद अपने वश में ही नहीं था। कार्ला को पता था उसे एक्सोर्सिज्म करना है। एलिस ने कहा था मंत्र यहाँ पर ही है, लेकिन कहाँ, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। वो कुछ लाइंस पढ़ने लगती है और ब्लेक भी रिएक्ट करने लगता है। वो वीक हो रहा था, लेकिन तभी सामने आ जाता है रॉब और वो फिर से वही करता है जो उसने पहले भी किया था। उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पैट्रिक जाता है उसका सामना करने, तो वो उसे चाकू मार देता है और कार्ला को मार के बेहोश कर देता है। जब कार्ला का सेंस लौटता है
तब वो देखती है रॉब कोई रिचुअल परफॉर्म करने के लिए अरेंजमेंट्स कर रहा है। वो ईडीमू को फ्री करना चाहता था, इसीलिए उसने कार्ला को नहीं मारा क्योंकि वो उसे भी बलि देने वाला था। ईडीमू को जितना सोल्स मिलेगा वो उतना ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। मगर वो ये सब क्यों कर रहा था? वो क्यों ईडीमू को फ्री करवाना चाहता था? हमें पता चलता है फिल्म के स्टार्टिंग में हमें जो लड़का मॉलेस्ट होते हुए दिखाई दिया था वो था रॉब। वो आदमी उसे पिछले कई सालों से अब्यूज कर रहा था और वो सब कुछ चुपचाप सहन कर रहा था। हर दिन उसे नरक से गुजरना पड़ता था, लेकिन उस रात ग्रोरी को ईडीमू ने पोजेस किया था। डायरेक्टली ना सही लेकिन इनडायरेक्टली उसने उसकी मदद की थी। उस आदमी को पोजेस करके ईडीमू ने उसे मार डाला और रॉब को पता चला एक ऐसी शैतानी शक्ति के बारे में जिसकी मदद से उसे सब कुछ मिल सकता था। लेकिन ग्रोरी शायद समझ चुका था ये शैतान कितना खतरनाक हो सकता है। वो खुद को शूट कर लिया और ईडीमू गायब हो गया। उसके बाद डॉक्टर रॉबर्ट ने बहुत रिसर्च किया, ईडीमू को अपने अंदर लाने की बहुत कोशिश की, मगर वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। जब उसे सैरा के बारे में पता चला तो उसे लगा वही तो है परफेक्ट कैंडिडेट। लेकिन उस रात उस प्रिस्ट ने मतलब फ्रांसिस ने कुछ ऐसा किया था जिससे विलियम को मारने के बाद सैरा खुद भी सुसाइड कर ली थी और रॉब ने फिर से एक बार ईडीमू को खो दिया। सालों बाद जब उसे ब्लेक मिला, अभी वो फिर से सब कुछ वेस्ट करना नहीं चाहता था। वो इस बार ईडीमू को फ्री करके रहेगा। इसी बीच ब्लेक भी वहां पर आ चुका था। रॉब मंत्र पढ़ने लगता है और कार्ला भी। पॉजिटिव और नेगेटिव शक्ति के बीच फिर से एक फाइट शुरू होती है, लेकिन इसमें रॉब एक गलती कर देता है। वो कहीं ना कहीं ईडीमू को कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन ईडीमू उल्टा उसी की जान ले लेता है। अभी कार्ला की बारी थी। ईडीमू काफी शक्तिशाली बन चुका था। कार्ला उसे रोक नहीं पा रही थी। एट लास्ट वो हेल्पलेसली अपने भाई को बुलाती है। एक वही है जो अपने अंदर के डीमन को फाइट कर सकता है। होता भी वही। बहुत कोशिशों के बाद ब्लेक अपने आप को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है और हमें वो शैतानी शक्ति उसके शरीर से निकलते हुए दिखाई देती है। फाइनल सीन में हम ब्लेक और कार्ला को देखते हैं। वो लोग वहां से कैसे निकले ये तो फिल्म में दिखाई नहीं गया, मगर हम गेस कर सकते हैं कार्ला को रॉब के पॉकेट से लिफ्ट की असली चाबी मिल गई थी। फिलहाल वो दोनों ही हॉस्पिटलाइज्ड है। अभी हालत भी काफी बदल चुकी है। हम ब्लेक को देखते हैं, वो बहुत ही आराम से सो रहा है, लेकिन कार्ला, उसके आंखों से जैसे नींद गायब हो चुकी है। तो क्या ईडीमू का अगला शिकार वो बनने वाली है? इसी सवाल के साथ ये फिल्म एंड हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म में एक ऐसी बीमारी के बारे में बताया गया है जो रियलिटी में भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन हम श्योर इसके साथ किसी भी नेगेटिव शक्ति का कोई भी कनेक्शन नहीं है। इट्स जस्ट अ फिक्शनल स्टोरी। तो वैसे ही इस स्टोरी को लेना, एंजॉय करना। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा।